नमस्कार एंड जय हिंद श्रोता। आज का हमारा प्रोग्राम जो मुझे सूद साहब की इंस्ट्रक्शन पे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़ा शुभ दिन है 31 जुलाई का 2025 का, जिस दिन सत्य की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है, हमारे इंडियन आर्मी की जीत हुई है। इतना बड़ा एक चक्रव्यूह रचा गया था बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म को, और 17 साल से हमारे वीर, हमारे संत सफर कर रहे थे। they were being tortured by these people on false charges, जो आज कोर्ट ने बता दिया कि भाई ये गलत है और इनका कोई भी प्रमाण नहीं है और बगैर प्रमाण के ये रची गई कहानियां हैं, जिसकी वजह से 17 साल से हमारे ये वीर सफर कर रहे थे। तो जो हुआ, चलिए, लेकिन अभी सवाल यही आता है सूद साहब कि ये करते क्यों हैं, ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ही हिंदुस्तान की बैकबोन है। देखिए, बेसिकली इनका जो पर्पस है, मेनली मैं उदय तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो इनका पर्पस है, स्पेशली कांग्रेसियों का या सोनिया गांधी का, उनका पर्पस है कि हिंदुओं की बैकबोन तोड़ना, हमारे धर्म को टारगेट करना। और पहली बार नहीं किया, बहुत बार किया। इस पे बात करते रहेंगे कि किस तरीके से हिंदुओं की पे अटैक किया जा रहा था, और यहाँ पे प्रज्ञा को जानबूझ के फंसाया गया। और जो मोटरसाइकिल थी जिसके ऊपर कहा कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, ये देखो बम ब्लास्ट हुआ था सितंबर 29, 2008 को, जिसके नासिक मालेगांव जो नासिक के अंदर है, और यहाँ पे 10 लोगों की मौत हो गई थी, 100 इंजर्ड हो गए थे। और एटीएस उन्होंने नवंबर 2008 के अंदर एक केस फाइल किया बोकोका के अंदर, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया। जनवरी 2009 में एटीएस ने चार्जशीट फाइल की थी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी अप्रैल 2021 में। और इन्होंने सुओमोटो एनआईए को डायरेक्ट किया कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। मई 2016 में एनआईए ने एक बोकोका चार्जेस फाइल किए अगेंस्ट बीजेपी एमपी। उसको तो एमपी बना दिया था बाद में बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को पता था कि टंकिया का इसमें कोई दोष नहीं है। और देखिए, जो मोटरसाइकिल पाई गई उस जगह में, गवर्नमेंट ने कहा भाई इसकी ये मोटरसाइकिल जो उस टाइम पे महाराष्ट्र की बॉम्बे की एसआईटी थी, उन्होंने कहा जो मोटरसाइकिल है वो बिलोंग करती है प्रज्ञा को। और देखो, इस अटैक से 2 साल पहले प्रज्ञा ने संन्यास ले लिया था, कोई उसको मटेरियल चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और वो मोटरसाइकिल पे कभी चलाई नहीं उसने। और ये जो मोटरसाइकिल मिली, उसकी चैसी नंबर नहीं था, उसके अंदर कोई इंजन नंबर नहीं था, फिर भी उसको फंसा दिया गया। फिर जो कर्नल पुरोहित है जिनका नाम दिया गया, मैं उनसे एक फंक्शन के अंदर मिला था, बेचारे रो रहे थे, कहते मुझे देखो कितना तंग किया इन्होंने। और कुछ आरएसएस के लोग भी वहां पे साथ में थे। तो वो बेसिकली कहते मेरे पे झूठे चार्ज लगा दिए। एक जो फंक्शन था उसके अंदर मेरे साथ की कुर्सियां बैठे हुए थे, वो कहा मेरे पे झूठे चार्ज लगा दिए। मैंने कहा मुझे पता है आप पे जो चार्ज लगाए झूठे लगाए हैं, और उनको फंसा दिया गया। क्योंकि यहाँ पे सोनिया गांधी का शुरू से एक चक्कर क्या चल रहा था कि हिंदुओं को प्रोजेक्ट करना कि हिंदू टेररिस्ट है। आज हमारे होम मिनिस्टर ने कल कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हिंदू से टेररिज्म को जोड़ना ठीक नहीं है, कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता और हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर उस टाइप के संस्कार नहीं है। अब जब पूजा करते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर का भला हो, हमारे फैमिली का भला हो, हमारे देश का भला हो और पूरे संसार का भला हो। मुस्लिमों की तरह नहीं है कि हिंदू काफिर है इनको मार दो, क्रिश्चियन काफिर है इनको मार दो, शिया है उनको मार दो, और अब मुसलमानों को ही मार दो। तो यहाँ पे जो केस बनाया गया झूठा केस था। लेकिन सूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए, हिंदू धर्म को बदनाम करना वो पॉलिटिकल एंगल से और अपीसमेंट के चक्कर में कर रहे हैं, ये आर्मी वालों को क्यों बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस वाले? क्या कारण है? अजय मुझे एक बात बताओ, उदय एक बात बताओ कि यहाँ पे हमने पहलगाम के अंदर स्ट्राइक की तो इन्होंने क्या प्रूफ मांगे ना, आर्मी प्रूफ दे, गवर्नमेंट प्रूफ दे, मतलब उनको आर्मी भरोसा नहीं है। यहाँ पे अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस पे भी इन्होंने प्रूफ मांगे। जब भी ऑपरेशन उसके बाद महादेव हुआ तब भी प्रूफ मांगे कि आप बताओ कैसे मुसलमान है। और प्रियंका गांधी तो खुद कह रही है, वो कहा कि जो पहलगाम में मारे गए वो इंडियन मारे गए, हिंदू नहीं मारे गए, जबकि उन्होंने सिलेक्टिवली हिंदुओं को मारा। इनको मुसलमानों से बहुत प्यार है। देखिए, आज जो कांग्रेस है या सोनिया गांधी है, जब तक सोनिया गांधी रहेगी हेट हिंदू कैंपेन चलता रहेगा कांग्रेस के अंदर, जब तक भी रही, जब से आई है।
देखिए एक और मैं बात बताऊंगा कि उस टाइम पे जो रॉ के चीफ थे, मुझे पता है मैं रॉ में था और मैंने पुरोहित से कहा भी, मैंने कहा हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी और बाई चांस वहां पे डोवाल साहब के बेटे बैठे थे उस प्रोग्राम के अंदर, उनसे भी बात की मैंने, तो वो भी कहते हैं, उन्होंने भी गर्दन हिला दी जो मैंने बात की। मैंने कहा हमारे पास पूरी रिपोर्ट थी कि इसके अंदर मालेगांव के अंदर कोई हाथ नहीं है प्रज्ञा का या कर्नल पुरोहित का, लेकिन केस बना दिया गया। और उस टाइम पे रॉ के चीफ थे अशोक चतुर्वेदी, महा करप्ट, महा इनकैपेबल आदमी। और ऐसे लोगों को ये नहीं कि आपने आईपीएस बन गए तो आप बड़े कैपेबल हैं। आप कई बार देखिए दो तीन टाइप से लोग प्रमोशन लेते हैं। आप अगर ऑफिस में रहेंगे तो आपको अगर अच्छी एक मेरे ऑफिसर से बात हो रही थी, कहते भाई मैंने बात कर रहा था, कहते कि मैंने कहा सर देखिए गुड रिपोर्ट होती है ना वो मिलती है अगर आदमी काम में अच्छा हो, अगर काम आदमी काम के साथ पर्सनल काम करे तो वेरी गुड होता है, और अगर पर्सनल काम करे प्राइवेट काम करे तो आउटस्टैंडिंग होता है। तो कहते हैं पर्सनल प्राइवेट में क्या फर्क है? मैंने कहा जी पर्सनल काम होता है, छोटे मोटे काम तो होते ही ऑफिस के अंदर, लेकिन प्राइवेट काम होता है कुत्तों को नहलाना, उनके लिए बिस्कुट लेके आना, या फॉरेन में जाएंगे तो अब उनकी वाइफ के लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेके आना। तो बड़े जोर से हंस रहे, और इसी टाइप के लोग आगे प्रमोट करते हैं। और चतुर्वेदी भी इसी तरीके से रॉ के चीफ बने थे, रिपोर्ट भी खराब हो गई थी उनकी, लेकिन फिर भी बाद में उनको रॉ का चीफ बना दिया गया। और जो उस टाइम पे एनएसए थे वो थे एम के नारायण जो आईबी से थे, और उनका टोटल फेलियर था। राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने उनको एनएसए अपॉइंट कर दिया। देखिए जब मनमोहन सिंह जब पहले नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया था तो उस टाइम पे सबने मना कर दिया, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों ने, कि हम सोनिया गांधी को पीएम बनने नहीं देंगे क्योंकि वो फॉरेन नेशनल है। उसके बाद उन्होंने नरसिम्हा राव जो अपना सामान पैक कर चुके थे उनको अब कहा आइए, और उनको बना दिया पीएम। लेकिन नरसिम्हा राव लॉयल तो उनके थे, लेकिन काम अपने हिसाब से किया करते थे। उनको सोनिया गांधी का मैसेज आता था तो उनकी बात मान लेते थे, अदरवाइज हर एक बात पूछते नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बनाने की बात थी, प्रणब मुखर्जी सबसे सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, लेकिन उनको प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि वो चाहती थी एक प्लायबल आदमी। मनमोहन सिंह अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, अच्छे खाक थे, वो सोनिया गांधी के चमचे थे, जो सोनिया गांधी कहती थी वही करते थे। और इसलिए उसको बैठाया कि ताकि मनमोहन सिंह गद्दी पे बैठे और पीछे सोनिया गांधी काम चलाती थी। आज जो इनको बरी में दिया है प्रज्ञा ठाकुर को और कर्नल पुरोहित को, और उसमें भी ये भी कहा गया कि ये फंड इनको मिला करते थे। कहां से फंड आते थे भाई बम ब्लास्ट के लिए? कोई यहाँ पे पाकिस्तानी तो बैठा नहीं जो हमको फंड देगा इनको। लेकिन कोर्ट ने इनको क्लियर कर दिया सारे चार्जेस के ऊपर। और मैं जैसे कहा, देखिए 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ, किसने किया? मुसलमानों ने। और जो उस टाइम पे कसाब था जो पकड़ा गया था उसके हाथ में कलेवा पहना हुआ था। इनका पर्पस था कि उसको कहेंगे कि ये जो है ना यहाँ पे हिंदू अटैक कर रहे हैं। उन्होंने उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराना था, यानी कि उनके कपड़े उतार के उनके नीचे नहीं देखना था कि कैसे हैं। वो सिर्फ करावे के बेस पे उसको कहना था कि ये हिंदुओं ने टेररिस्ट अटैक किया। इसी तरीके से 28 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस अटैक हुआ, वहां पे भी सारे मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे जिन्होंने अटैक किया, लेकिन कांग्रेस ने कुछ हिंदुओं का नाम दे दिया, हिंदू टेररिज्म कह दिया, यानी कि वो भगवा टेररिज्म की बात करती थी। सोनिया गांधी आज भी भगवा टेररिज्म की बात करती है। आप पार्लियामेंट की डिबेट सुन लीजिए इनकी, और आज जो पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। चिदम्बरम कहते हैं आपको कैसे पता कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है? ये चिदम्बरम हो गए या दिग्विजय सिंह हो गए या सोनिया गांधी हो गई, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सूद साहब ये तो नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा है। बिल्कुल, टू डिमोरलाइज द हिंदूज, क्योंकि उन्हें पता है कि यह हिंदू अगर एकत्रित हो गए और उनके अंदर अगर एकता आ गई तो कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल होगा। जो अब आप देख रहे हैं, इनको तो अभी 20 साल क्या अगले 40 साल में सर आना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे आके, क्योंकि मोदी जी भी जाएंगे तो अपने साथ अपने पीछे ऐसे योद्धा छोड़ जाएंगे जो भारत को सही दिशा और भारत की दशा भी सुधारेंगे जाके। तो ये चलता आ रहा है। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि वो हाँ ताज अटैक हुआ था, ताज अटैक में भी किस तरह से वो कोशिश कर रहे थे। अरे खुलेआम पता था वो लोग पाकिस्तानी भाषा में बात करते थे, उनका बात करने का लहजा बिल्कुल वही था वहां का पाकिस्तानियों वाला, और दे वर इन कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम। अब हिंदुस्तान आज क्यों नहीं कोई प्रूफ दे रहा? जब हमने पूरा डोजेट दिया था बॉम्ब अपना ताज अटैक के बाद, पाकिस्तान ने एकदम रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया भैया ये तो हम नहीं मानते, इसका कोई मतलब ही नहीं है जाके, ये तो मन गढ़ंत है। तो आज के बाद फिर हमने डिसाइड किया था उसके बाद कि हम आज के बाद कभी आपको कोई डोजियर नहीं देंगे, कोई एविडेंस नहीं देंगे। जो करना है हम करेंगे, जो करना हमारे मिसाइल्स करेंगे, हमारे बम करेंगे, आपकी गोली का जवाब हमारे गोले करेंगे।
और बिल्कुल सर यहाँ कितनी बुरी तरह टॉर्चर, एक आर्मी मैन को, बेचारा देशभक्त आदमी, कर्नल, उसको आपने इतना मार मार के उसको, और सबसे बुरी जो टॉर्चर हुई थी वो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सेक्सुअली। बिल्कुल एक औरत थी, उसको ब्लू फिल्म में दिखा रहे हैं, उसके अंदर उसको किस तरह से इतना उसको टॉर्चर किया कि वो चलना उठ नहीं सकती थी। माने इतनी कड़वाहट। परमजीत सिंह वही अपना कर करे, ये लोग ही थे सारे के सारे विलेन। आई मीन दे वर वर्किंग ऑन इंस्ट्रक्शन, बट हाउ कैन यू बिकम सो इनह्यूमन विद अ देखो वुमन, उदय, वो भी साध्वी। उदय एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है, चाहे इंटेलिजेंस कहीं कहीं भी हो, चमचागिरी नंबर 1 पे आती है। बहुत कम लोग हैं जो चमचागिरी को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं बता दूं, हेमंत करकरे ने इनको जितना टॉर्चर किया ना, मुझे जिस तरीके से कर्नल पुरोहित ने बताया, और हेमंत करकरे आईपीएस के ऑफिसर थे, महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे, और ये बड़े लॉयल थे कांग्रेस के। मतलब इनकी लॉयल्टी, मतलब जूते चाटने वाले आदमी थे ये। और इनको ना, इनकी लॉयल्टी की वजह से इनको भेजा गया रॉ के अंदर रिवार्ड देने के लिए, और रॉ से कहा गया कि आप इनको फॉरन भेजो। इनको फॉरन भी भेजा गया, लेकिन वहां पे फेल हो गए, कोई काम नहीं कर पाए। क्योंकि जब फॉरन पे जाते हैं तो वहां पे चमचागिरी काम नहीं करती, वहां पे काम दिखाना पड़ता है, आपको सोर्स रेज करने पड़ते हैं। इनका काम सोर्स रेज करने का नहीं था। और उसके बाद वापस आए तो इन्होंने टॉर्चर किया था प्रज्ञा ठाकुर को, और बताया मुझे कर्नल पुरोहित ने कि कैसे प्रज्ञा को इसे टॉर्चर किया, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर मिर्ची डाल दी उनके, और इतना सताया कि आप सोच नहीं सकते। ये खड़े नहीं हो पाते थे, बेहोश हो जाती थी प्रज्ञा ठाकुर, और इवन कर्नल पुरोहित बेहोश हो जाते थे। और देखिए उसके बाद जब 26/11 का अटैक हुआ तो करकरे को लगा कि ये तो पाकिस्तानी है, तुम्हारे दोस्त हैं, मुझे तो मारेंगे नहीं। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली उन्होंने, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सामने चले गए कि अब हम इनसे लड़ाई करेंगे, सामने जाएंगे और यहाँ पे मेरे को बहादुरी का रिवार्ड मिल जाएगा। लेकिन गोली चला दी AK-47 से, और जो इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी उसके वो सिर्फ आपकी नॉर्मल गोली को बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि जो पिस्टल की गोली है छोटी होती है, 303 की बड़ी होती है, और AK-47 की और ज्यादा बड़ी होती है। और AK-47 सिर पे अटैक किया गया और इनकी डेथ हो गई। और तब प्रज्ञा ने कहा था कि इनको बदला मिला है, जिन्होंने मुझे टार्चर किया। कुछ लोगों ने कहा था कि आप किसी की डेथ पे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन मैं सोचता हूँ प्रज्ञा ने पूरे ठीक तरीके से कहा था। आप देखिए जब यहाँ पे अटैक हुआ था पाकिस्तान, जब गुजरात के अंदर जो ट्रेन के अंदर 57 लोगों को जला दिया गया था, वहां पे किसी कांग्रेसी ने उनकी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने जब रॉयट्स हुए, और रॉयट किसने कराए थे, वो भी कांग्रेस के एमपी ने कराए थे, अहमद पटेल ने कराए थे, ताकि दूसरे एमपी जो मुस्लिम एमपी था उसको वहां से हटा दिया जाए। और वो रॉयट्स के नाम पे टारगेट किसको किया, मोदी को। और आप देखिए जो एक अटैक हुआ था, जो हमारी ट्रेन चलती थी समझौता एक्सप्रेस, उसमें जो 2007 में अटैक हुआ था वो पाकिस्तानियों ने किया था, सबको पता था। मैंने पहले भी कहा कि हमारे ट्रेन के अंदर रॉ के लोग भी होते थे, और उन्होंने पूरा बता दिया कि यहाँ पे पाकिस्तानी है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, डेलिबरेटली इग्नोर कर दी गई। और वहां पे भी यहाँ पे कि यहाँ ये जो अटैक किया आरएसएस के लोगों ने किया, यहाँ तो यही काम चलता था कांग्रेस के टाइम के अंदर, और तभी आज कांग्रेस। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मोटिव सारा यही है कि किस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराया जाए, मोदी जी को हटाया जाए, कि देश को लूटा जाए और देश के टुकड़े किए जाए, और जितनों को भी इस्लामिक बनाना इस्लामिक बनाओ। और सोनिया का जो मेन पर्पस है क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब इस कंफ्यूजन में, इस तोड़ फाड़ में वो जितना भी होते क्रिश्चियनिटी को घुसेड़ने वाली थी। दैट इज हर मेन ऑब्जेक्टिव सर। उदय इसमें दो बातें हैं, क्रिश्चियनिटी तो ठीक है, सोनिया गांधी का एजेंडा है, लेकिन सोनिया गांधी का जो मेन एजेंडा है वो है हिंदुओं को माइनॉरिटी के अंदर लाना। चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम में कन्वर्ट करो, या क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्शन की जाती है पैसा देके, और जो इस्लामिक कन्वर्शन होती है वो फोर्सिबली की जाती है, यानी कि जब लव जिहाद के अंदर। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आपने क्वेश्चन उठा दिया है, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा फ्रीडम दी गई थी नेहरू के द्वारा CIA को, कि आप जाइए जो काम करिए। और नेहरू ने CIA ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया था। लेकिन उस टाइम पे एक IB के चीफ बने थे, एक मलिक करके थे, BN मलिक। जब इंटेलिजेंस के लोग तो PM की अप्रूवल से काम नहीं करते ना कई बार, तो वहां पे उन्होंने अपने हिंदू के स्कूल खोल दिए,
और बैन कर दिया कि नेफा के अंदर कोई एंटर नहीं करेगा ताकि कन्वर्शन ना की जाए, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। पूरा नॉर्थ ईस्ट को जो कन्वर्शन का काम था वो नेहरू ने किया था। अगर हिंदू यहाँ पे इंडिया के अंदर बैठे थे, जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू मुस्लिम था, मुस्लिम को तो जाना पाकिस्तान के अंदर, लेकिन नेहरू ने उस टाइम पे यूपी के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे मुस्लिम को जाना बंद कर दो, कोई मुस्लिम जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर रहेंगे। और इसी तरीके से मऊ जो हरियाणा के अंदर है, वहां से जो मुस्लिम थे वो जाने की तैयारी कर रहे थे, ट्रक भी आ चुके थे, लेकिन नेहरू ने उनको रुकवा दिया। और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और वहां से ट्रेन के अंदर लोग काट काट के भेज रहे थे हिंदुओं को, तब भी नेहरू ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन किसने लिया? एक्शन लिया आरएसएस ने। और जब इन्होंने मुसलमानों की ट्रेन पूरी भरी को काट दिया, तब वहां से लोग कटने बंद हो गए, ट्रेन से लोग आने शुरू हो गए। और पाकिस्तान में जितने लोग बचे थे वो तो सारे कन्वर्ट कर दिए मुसलमान के अंदर, सिर्फ 2% बचे हैं जो हिंदू अब भी पाकिस्तान के अंदर है। सर, आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अब आज देखिए कि नॉर्थ ईस्ट पूरा, जितना आसाम से लेके त्रिपुरा तक सारा, आज राइटिस्ट हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, वो लोग बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। और वो ही एक एरिया है जहां पर कभी इस्लामिक राजाओं जीत नहीं पाए थे, कभी अटैक ही नहीं अटैक किया लेकिन हार गए थे वहां से। और औरंगजेब, हाँ, और औरंगजेब ने, उन्होंने तो वो असम में नहीं जा सके वो आकर। लेकिन आज की डेट में मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो योगदान रहा है ऑफ आरएसएस वर्कर्स, जो 10-10, 20-20, 30-30 सालों से वहां पर जाके गांव में रहे और वहां गांव वालों को समझाया कि सच्चाई क्या है और आपके लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है। दे आर द, और उनमें से कितनों को मार दिया गया, लेकिन आरएसएस का जो कल्चर है वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। अपना देश के लिए हम लोग मरे हैं, गुड। तो उस तरह से वो भी उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की। और अगर आज शांति है हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसको बार बार ये कांग्रेस उछालने की कोशिश करती है और वहां पर डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करती है, बट सैल्यूट ऑल द आरएसएस वॉलंटियर्स हु वेंट एंड वहां का जो सिचुएशन उन्होंने संभाला। बट एनीवे सर, आई थिंक 17 मिनट हो गए, तो लेकिन मैं एंड में आपकी एक थोड़ी सी बात पे करेक्शन कर दूं, क्योंकि मैं असम के अंदर रहा हूं। असम में क्रिश्चियन नहीं है, असम में हिंदू हैं, लेकिन बांग्लादेश से मुस्लिम वहां पे आके बस रहे हैं, जिससे कुछ प्रॉब्लम हुई है। फिर आप मणिपुर की बात कर दूं, क्योंकि मणिपुर में मेरे कुछ फ्रेंड भी थे। मणिपुर के अंदर जो 80% पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है, और वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, कुकी क्रिश्चियंस, वो उनको टारगेट कर रहे थे। उनको पूरी सपोर्ट थी चाइना और यूएस की। त्रिपुरा के अंदर कुछ हद तक काफी हिंदू बैठे हैं अभी भी, तभी तो वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना। लेकिन बाकी स्टेट पे बहुत कंट्रोल कर लिया है, यानी क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो चुके थे। हाँ, यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं कि अब हमारे गांव ब्रास के अंदर जो प्रज्ञा को यहाँ पे बरी किया गया और कर्नल पुरोहित को बरी किया गया, इनको 17 साल के बाद जस्टिस मिला है। और जय हिंद, जय भारत। नहीं, सत्यमेव जयते। और जाने से पहले फिर वापस मैं अपील कर दूं कि ये जो स्कूप साहब का चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कोई भी सजेशन है हमें लिख के भेजिए। हम भी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल पे करें, स्टूडियो में करें विद लॉट ऑफ ग्राफिक्स एंड वापस मुबारकबाद सबको फॉर आज के सत्यमेव जयते के लिए। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।